अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है इकबाल के शाहीन और हमारे कप्तान के शाहीन जो अरबोंपति हैं बनाम सरकार। लेकिन आज आपको आज के प्रोग्राम में अव्वल तो जो डिटेल है वो साथ चलती हुई आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के मुशीर भी, बल्कि ये अब तो खबर भी पुरानी हो गई है, बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ भी लिया, देख भी लिया, लेकिन जो मेरे देखने सुनने वाले हैं उनकी ज़रा मैं यादें ताज़ा करता चलूँ। ये वो शाहीन है जिनके बारे में खान साहब का ये ख्याल है कि ये बड़े आला किस्म के लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं और ये वो लोग हैं जो अच्छी पॉलिसीज़ बनाने में, मुझे पाकिस्तान का जो मेरा विज़न है उसको पूरा करने में मेरा साथ दे सकते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तारीकी से निकाल के रोशनियों में लेके आएंगे। ऑब्वियसली लेके आएंगे क्योंकि बड़े पुरुमीद लोग हैं, अच्छे खासे खाते पीते घरों के हैं, खाते पीते लोग हैं, करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इनको ये जो सी चीज़ें हैं ये बुरी लगती होंगी, लेकिन इसके साथ साथ एक ख्याल और मेरे दिल में आता है कि अमीर आदमी अगर अपने गरीब नौकर को अमीर करना शुरू कर दे और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दे, उसे फंड्स भी देना शुरू कर दे, तो उसके दिल में एक डर बैठ जाता है। वो ये होता है कि उन्हें मेरा मालक ही ना बन जाए। अगर नौकर मेरा अमीर हो गया, नौकर मेरे ने कम छड़ते, मैनू अपने बूट आप पॉलिश करने पैणगे, मैनू अपनी गड्डी आप धोनी पेगी, मैनू अपने तमाम कम आप करने पैणगे। तो इसलिए ये गरीब आदमी, ये नौकर हमें चाहिए होता है। नौकर को छोड़ नहीं सकते हम, तो नौकर गरीब ही रहे तो बेहतर रहता है। अमीर हो जाए तो फिर नौकर नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है, वो फिर आपके बराबर आके बैठ जाता है। और अमीर आदमी को किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं होता। ये एक सोच है, ये मेरी सोच हो सकती है, मेरी तरह 10 लोगों की और सोच हो सकती है, लेकिन ये एक सोच है। इस सोच को अगर आप इस पर गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक अमीर आदमी जब गरीब आदमी के लिए पॉलिसी बनाता है तो वो कैसी होती है। अभी एक छोटी सी चीज़ जाके सुने ये गरीब अमीर की पॉलिसी के बारे में, क्योंकि मेरे कप्तान ने मुझे ये सिखाया है और उसने बताया है, जो सुन के मैं बड़ा खुश हुआ। उन्होंने उस सरदार उस्मान खान बुज़दार को चुना। बहुत सारे लोगों ने उस पर एलिगेशन लगाया, मुझे भी थोड़ा सा एतराज़ था बहुत सारे लोगों की तरह, लेकिन कप्तान का एक रीज़न था। वो कप्तान का रीज़न सुने कि सरदार उस्मान खान बुज़दार को उन्होंने वज़ीर आला क्यों लगाया, ज़रा सुने। मैंने सरदार उस्मान को पंजाब का वज़ीर आला नॉमिनेट किया और मैं आप सबको आज उसकी वजह बताना चाहता हूँ। सरदार उस्मान पंजाब के उस इलाके से है जो सबसे पासमानदा है। वहाँ ना लोगों के पास पानी है, ना बिजली है, ना अस्पताल है। सरदार उस्मान की खूबी ये है कि ये एक तो जानता है कि पासमानदा इलाके में लोग किस तरह रहते हैं, दूसरा सरदार उस्मान जानता है कि इस मुल्क का गरीब आदमी कैसे रहता है। सरदार उस्मान वो वाहिद MP है जिसके घर में बिजली नहीं है। सरदार उस्मान खान बुज़दार को वज़ीर आला इसलिए लगाया गया क्योंकि खान साहब के बकौल वो गरीब मतवस्त से भी बल्कि नीचे वैसे इलाके से हैं जहाँ बिजली भी नहीं है। तो गरीब आदमी की प्रॉब्लम जो सी है उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। गरीब आदमी के मसाइल सरदार उस्मान खान से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मुझे भी यकीन था कि भाई सरदार उस्मान खान बुज़दार जो उनसे हैं वो कोई अमीर बाप के बेटे नहीं है, उनके बाप की कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, कोई मिलें नहीं है, कोई लोहे की पट्टियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आम सादा आदमी है, बड़ी मेहनत करेगा। लेकिन क्योंकि वो पसमानदा तबके से थे, पसमानदा इलाके से थे, तो उन्होंने भी वही रवश रखी जो गरीब आदमी की होती है। उन्होंने हाथी जोड़ ले, उन्होंने क्या जो खान साहब कहेंगे वही हम करेंगे। क्योंकि खान साहब का भी अगर आपको वो हम जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया वो दिखाएं तो खान साहब भी अरबोंपति आदमी है। वो लोग जो ये कहते हैं कि खान के पास कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है, वो खान साहब का ये जमा कराया हुआ एफिडेविट देख लें कि अरबोंपति आदमी है और इतनी प्रॉपर्टी उनके पास है। अकेले आदमी के पास, जो आप सोचेंगे अकेले आदमी ने क्या करनी है, वो प्रॉपर्टी उनके पास है, अरबोंपति उनके दोस्त हैं। तो उन्होंने सुबह पंजाब में भी ऐसा बंदा रखा जो उनको लगता था कि उनकी बातें बड़े आराम से मान लेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर तगड़ा बंदा रखते तो उसने उनकी बातें नहीं माननी थी। अब उन्होंने अपने साथ जो लोग रखे, या पता नहीं उन्होंने रखे या उनसे रखवाए गए, लेकिन उनके साथ जितने भी उनके लोग हैं जो हमेशा उनके साथ साथ रहेंगे, उनके साथ चलेंगे, वो उन्होंने अपने कैलिबर के रखे। यानी कि अरबोंपति लोग हैं, वो उनके कैलिबर के लोग हैं। वो कहते हैं ना अमीर दी दोस्ती मीरन वाली होती है, गरीबा ना अमीर दोस्ती नहीं करता। तो इसी तरह वो उस्मान बुज़दार के पास भी आते हैं, हफ्ते में या महीने में एक बार ज़रूर आते हैं, चेक करने कर की रहा है, उसके बाद वो चले जाते हैं और फिर दोबारा अपने अमीर दोस्तों में चले जाते हैं। गरीब दोस्त जो उनसा है वो सिर्फ रखवाली के लिए है कि तू पंजाब नू जान नहीं देना, साढ़े कोल ही रवे। और अमीर दोस्त जो उनसे हैं वो अपनी ज़िंदगी आपकी जिस तरह गुजर रही है, अमीर दोस्त हो, अमीर सोचें होती हैं, अमीर दोस्त पास बैठा हो, आपका अमीर दोस्त हो, उसने आपको ये कहना नहीं है कभी भी कि यार मैं भूखा मर रहे हैं, मेरी नौकरी ख़राब हो गई। आपके जितने गरीब दोस्त होंगे वही आपको कहेंगे ओ यार मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो गई है, मेरा हस्पताल जाना है, मैं दवाई ले आनी है, वो तुहानू रोना सुनाता रहेगा।
तो अमीर आदमी जो है ना वो गरीब दोस्त इसलिए नहीं रखता क्योंकि वो रोना सुन नहीं सकता, उसको बुरा लगता है ये रोना। तो अमीर आदमी जब उसके पास बैठेगा तो वो यही कहता रहेगा उसको कि ओहो बहुत तरक्की हो गई, मैंने इतने का बिजनेस कर लिया, मैंने ये प्लाजा खरीद लिया, मैं अब इतना कारोबार करने लगा हूँ, मेरे पास अब ये ज़राए आ गए हैं और मेरे पास इतने करोड़ रुपया है, मैंने वहाँ इन्वेस्ट करना है। तो इन दोस्तों को देख के आपको ऐसा लगता है कि यार मुल्क में तो बड़ी खुशहाली है, मुल्क में तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। अब यहाँ से आप ज़रा सारी सोच चेक करें कि हमारे वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग जो उनसे हैं वो इतने अमीर हैं जो उनको सिर्फ यही कहानी सुनाते हैं कि जनाब अरबों करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है, खरबों रुपया पाकिस्तान से निकल सकता है, लेकिन ये उनके तरीके से निकल सकता है। जो हमारे तरीके से निकल सकता है वो मैं प्रोग्राम में आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि हमारे तरीके से कितना करोड़ों रुपया और लाखों रुपया निकल सकता है। तो जो अमीर दोस्त हैं उन्होंने अमीर कहानी सुनानी है, गरीब दोस्त ने गरीब कहानी सुनानी है, इसलिए गरीब दोस्त को हमने कर दिया साइड पे, अमीर दोस्त हमारे साथ चलेंगे। इनकी तमाम तर डिटेल्स आप साथ चलती भी देख रहे हैं। और वो एक खूबसूरत बात अदालत ने कही थी, पीटीआई वाले बड़े शौक से उसे कोट करते हैं हर जगह पे। वो बात ये थी कि देयर इज़ अ क्राइम बिहाइंड एवरी फॉर्चून, यानी कि हर ज़्यादा पैसे यानी कि ज़्यादा आमदन के पीछे, तसासों के पीछे एक क्राइम होता है। तो आप खुद ही सोच लें। और हमारे पाकिस्तान में, हमारे लाहौर शहर की गलियों में ये बात कही जाती है कि ईमानदारी दे नाल अगर तू पैसा कमाना है, ईमानदारी दे नाल तू पैसा कमाना चाहना है तो तू एक साइकिल तो खरीद लेगा लेकिन गड्डी तेरे पहुँचों बाहर हैगी है। तो गड्डी नहीं खरीद सकता एक आम आदमी ईमानदारी के साथ। अगर उसको ईमानदारी से हट के चलना है तो वो गड्डी अच्छी वड्डी खरीद सकता है, वरना वो जितनी मर्जी जान मार ले, पढ़ा लिखा हो जाए, वो एक छोटी मोटी गाड़ी खरीद लेगा, कोई ऑल्टो खरीद लेगा, मेहरान खरीद लेगा या सिटी खरीद लेगा, बड़ी जंप मारेगा तो बड़ा अमीर हो जाएगा। तो इसके अलावा उसके बस में कुछ नहीं है। ये जो लैंड क्रूजरें हैं ना जो 30-30 लाख में मिल रही हैं पता नहीं किसको, ये मुश्किल ही है और ये आपको मिल नहीं सकती। ये याद रखें, ये सिर्फ आपके सुनने के लिए हैं। और जिन प्रॉपर्टियाँ जो आपको शो की गई हैं असासों में, जिनकी जो कीमतें लिखी गई हैं, ये वही कीमतें हैं जो देखने सुनने वाले मेरे से एग्री करेंगे। ये वही डीसी रेट जो डीसी रेट में आपकी प्रॉपर्टी जो सी होती है वो 1 लाख की होती है, लेकिन आप उसका ले 1 करोड़ रुपया रहे होते हैं। तो ये तमाम गोरख धंधा है जो आपके सामने है और हम सबको पता है ये, उसके बावजूद मुंह बंद हैं, ज़ुबानें बंद हैं। खौफ है एक, वो खौफ किस चीज़ का है वो भी आप मेरे से ज़्यादा सियाने हैं, आपको ज़्यादा पता है। गौर करें मेरी तमाम बातों पे, अमीर दोस्त रखें, गरीबों को दूर रखें, ये फिलॉसफी। नाज़रीन, कप्तान ने एक और वादा पूरा किया है। वो लोग शायद जो उनसे कह रहे हैं कप्तान ने कोई वादा पूरा नहीं किया, मैं उनको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कप्तान ने अपना वादा पूरा किया है। ज़रा जाके सुने कप्तान ने वादा क्या किया था, फिर मैं बताता हूँ कैसे पूरा किया। आए कि नहीं आए, कितने डुअल नेशनल निकले हैं आपके पास। खान के काबीना में लोग बाहर से नौकरियां लेने आ रहे हैं और खान साहब उनको नौकरियां दे रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। और बाहर से आए हुए जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान में नौकरियां कर रहे हैं, बड़ी आला नौकरियां कर रहे हैं, हमारी किस्मत के फैसले कर रहे हैं, हमारी तकदीर लिख रहे हैं। बाहर से आए हुए हैं लोग हैं, लेकिन वादा तो पूरा हुआ, यानी कि फ़ौरन लोग आके यहाँ पर हमारी तकदीर के फैसले कर रहे हैं और बाहर से पाकिस्तान में नौकरी करने आ रहे हैं। कमाल बात नहीं हो गई? यानी कि तमाम असासे, तमाम बैंक बैलेंस बाहर, यहाँ से पैसे कमाएंगे, यहाँ से बाहर लेके जाएंगे और कमाल ही नहीं कर देंगे, लेकिन वादा पूरा कर दिया। जी मेरे साथ इस वक्त जो नौजवान बैठे हुए हैं, हो सकता है ये फ्यूचर में कभी कोई टेक्नोक्रेट हों या किसी वज़ीर आज़म के मुशीर हों, करोड़पति हों, अच्छी अच्छी गाड़ियों में फिरें, लेकिन फ़िलहाल ये जो मेरे साथ नौजवान बैठे हैं ये बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश में और बड़े अच्छे पढ़े लिखे। इवन इनमें से जो एक मेरा भाई है वो फ़ॉरेन से पढ़ के आया, यानी कि लंदन से पढ़ के आया, बड़ा अच्छा पढ़ के आया है, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो आपके मुल्क के सितारे हैं, जिनके बारे में आपको कहा जाता है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पोटेंशियल को आगे मौके मिलना बड़ा मुश्किल है। वो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात जो खान साहब किया करते थे और कहते थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंसान की तरक्की पे पैसा लगना चाहिए, हमें मेट्रोज़ नहीं चाहिए, हमें ये सड़कें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर मौके चाहिए। लेकिन हमें जब वो वज़ीर आज़म बने हमने सोचा था कि मौके मिलेंगे, लेकिन मौके इस सूरत में मिले कि हमें लंगर खाने मिल गए, हमें पनाह गाहें मिल गई, हमें और फ़कीर करने का इंतज़ाम कर लिया गया, हमें पैसे मिलना शुरू हो गए, जो खैरात मिलती थी वो मिलनी शुरू हो गई। लेकिन मौके जो उनसे हैं वो बहुत कम दिए गए। जहाँ पर मौके और नौकरियाँ देने की बात आती है वहाँ पर हुकूमत जो है वो शर्मा जाती है या कोई ना कोई उज़र पेश कर देती है। जो अभी आपको शुरू में बता के भी लाए हैं कि असासे जितने भी आपने देखे हैं और वो असासों की तफसील भी आप साथ साथ देख रहे हैं। मेरा जो बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर वो इन लोगों से भी ये है कि आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, आप जितना मर्ज़ी ऊपर चले जाएं, आप महीने का 1 लाख रुपया तक कमाना शुरू कर दें, 1 करोड़ रुपया जोड़ते मुझे लगता है कि एक उम्र गुजर जाएगी आपकी, 1 करोड़ रुपया। और जो मुशीरान हैं उनके पास अरबों रुपया है। अब वो कैसे जोड़ा है उन्होंने, किस तरह जोड़ा है, ये भी एक सवाल है।
वो सवाल मैं आपके लिए छोड़े जाऊँगा। और दूसरी चीज़ ये कि अदालत ने जब फैसला किया मियाँ नवाज शरीफ का कि इतने सारे पैसे हैं उनके पास और पनामा में भी उनका नाम आया, होंगे पैसे उनके पास, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी। ये बात जो सी है ये है तो एक फ़िल्म का डायलॉग, लेकिन इसमें बड़ा वज़न है। वो ये है कि देयर इज़ अ क्राइम बिहाइंड एवरी फॉर्चून। हर अच्छे पैसे दौलत के पीछे एक क्राइम ज़रूर छुपा होता है। और ऐसे ही है, आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आप एक गाड़ी बनाने जाएँ जो एक ऑल्टो मेहरान है तो आपको उसमें भी सालों गुजर जाते हैं। घर बनाना तो बहुत दूर की बात है। मैं दोस्तों से बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। क्या CGPA है आपका? क्या पढ़ा आपने? मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में? जी। अच्छा, इसमें बड़ा स्कोप है आजकल? जी बिल्कुल। मिल रही है आपको? आजकल बस सर्च कर रही हूँ। स्कोप क्या नज़र आ रहा है आपको? स्कोप अब आप देख लें कि इस वक्त हालात जो जा रहे हैं उसमें बिल्कुल भी मतलब कि मुझे तो नौकरी के लिए आपने इंटरव्यूज दिए हैं? बिल्कुल दिए हैं, क्या लेकिन सवाल पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है? बस यही नॉर्मली जो स्टडीज़ के हवाले से पूछा जाता है और बाकी जो है जितनी भी यानी कि कह सकते हैं कि हम लोग इस वक्त जो हालात गुजर रहे हैं ना उसके हिसाब से बिल्कुल भी कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही है। ये है कि जब वो रिजेक्शन होती है, आपको जॉब रिजेक्शन होती है, क्या कहते हैं, क्या उज़र क्या लगाते हैं, क्या रीज़न क्या देते हैं? रीज़न ऑफ रिजेक्शन क्या है? बस या तो वो बस इतना कह देते हैं कि हम आपको कॉल करके बता देंगे। गरीब दोस्त कितने अच्छी नौकरियां कर रहे हैं जो अच्छा पढ़े भी हैं? वो अब मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं ऑब्वियसली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे मतलब ना बिल्कुल नहीं है और रेफरेंस के बगैर नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात यह है। क्या महसूस होता है आपको, रिजेक्शन की वजह क्या होगी? आई डोंट नो कि क्या वजह होगी, मुझे इस चीज़ का सीरियसली नहीं समझ आती है क्योंकि हम लोगों ने ऑब्वियसली एक अच्छी डिग्री ली हुई है। आपके दोस्त कितने दोस्त हैं जो अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं? काफ़ी हैं, कुछ जो है वो आउट ऑफ कंट्री हैं तो वो तो ऑब्वियसली कर रहे हैं। पैसे वाले थे या गरीब थे? गरीब दोस्त कितने अच्छी नौकरियां कर रहे हैं जो अच्छा पढ़े भी हैं? वो अब मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं ऑब्वियसली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे मतलब ना बिल्कुल नहीं है और रेफरेंस के बगैर नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात यह है कि और आपके जो गरीब दोस्त हैं, हाँ, आपकी तरह मिडिल क्लास है, हमारी तरह मिडिल क्लास है, उनको नौकरियां मिली? किसी को मतलब मिल गई हैं लेकिन अच्छे लेवल पे नहीं मिली हैं। कितने पैसे महीने के कमा रहे हैं? मोस्टली 25-30। 25-30 साथ दे। राना उस्मान साहब, नाज़रीन, राना उस्मान साहब जो हैं ये बाहर से पढ़ के आए हैं। पूछते हैं बाहर गए थे तो वापस क्यों आ गए, क्या हुआ, वापस क्यों आ गए पढ़ के? जी, वापस आने की दो कंसिडरेशंस थी। पहली कंसिडरेशन, वहाँ पे मैं बहुत से लोग मुझे मिले जो यहाँ से गए मिडिल क्लास फैमिली से, कुछ को स्कॉलरशिप मिल गया, कुछ को नहीं मिला। जिनको स्कॉलरशिप मिल गया उन सब ने ये कहा कि जी यहाँ पर कोई और जॉब करते हैं, कोई बेचारा बर्तन धोने लग गया, कोई अखबार फेंकने लग गया। उन्होंने देखा यार, पढ़ के क्या आए हो वहाँ से? मैं LLM करके आया हूँ जी, इंटरनेशनल लॉ में। अच्छा। इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कमर्शियल लॉज में। वेरी नाइस यार, तुम तो बड़े काम के आदमी हो। तो अब आपने यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की तो बड़ी ज़रूरत है। अब मैं आपको एक छोटे से, अगर आपने ये दुखती रग छेड़ दी है मेरी, तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ये ट्रिब्यून का 2019 का मेरे पास एक खबर है। अच्छा। कि PTA की गवर्नमेंट को अराउंड $10 मिलियन इंटरनेशनल लिटिगेशन में खर्च कर चुके हुए हैं हम। $10 मिलियन? ये इंटरनेशनल लिटिगेशन वही है जो पनामा लीक्स में चल रही थी और इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, में चल रही थी, जिस तरह कार के टर्किश RBPI रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स आए। कितने पैसे खर्च किए इन्होंने? PTI ने जी $10 मिलियन। अच्छा। और अब तक पिछले कुछ सालों में हम लोग $100 मिलियन तक इंटरनेशनल लिटिगेशन में खर्च कर चुके हुए हैं पाकिस्तान। ठीक है। अब इसमें जो ज़्यादा परेशान कुन करने वाली चीज़ है, इसमें हर मरतबा जब भी कोई केस आता है हमें बाहर से फॉरेन एडवोकेट्स हायर करने पड़ते हैं। इवन कुलभूषण यादव के केस में आप देख लें कि हमारे अटॉर्नी जनरल साहब एक ब्रिटिश लॉयर की सेकंड चेयर थे। हमें एक नेशनल सिक्योरिटी के केस के लिए भी हमें बाहर से लॉयर करना पड़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ताकि वो हमारा केस लड़ सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अपनी बात नहीं करता, मेरे जैसे और भी बहुत से इंटरनेशनल लॉ पढ़े हुए यहाँ पर आए होंगे, उन्होंने आके काम भी किया होगा। आज तक हम अपने यंग लॉयर्स को इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेन क्यों नहीं कर सके? क्यों हर मरतबा हमें बाहर बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स को $1 मिलियन पे करने? आप नौकरी के लिए गए हैं? सर 2018 में वापस आई हूँ। लास्ट 2 ईयर से अप्लाई करे जा रहा हूँ। PPSC, FPSC, NTSC, NTS और PTS, OTS, सर पता नहीं कितने कितने दे चुका हूँ। क्या कहते हैं सर? कुछ आता ही नहीं है, पता ही नहीं लगता होता क्या। टेस्ट देकर आ जाते हैं, टेस्ट चला जाता है। मेरे ख्याल से कोई
10-12 हज़ार 15 हज़ार तो मेरा फीसिस का चला गया उन लोगों की तरफ। अच्छा जी, और आपको रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता जी, हमें तो ये भी नहीं पता लगता कि मेरे नंबर कितने थे। अच्छा, ये भी नहीं ये भी नहीं पता लगता। कम से कम किस यही बता नौकरी के दिया लिए अप्लाई किया आपने? सर स्टार्टिंग फ्रॉम स्केल 11 to 17, तो मैं 11 से स्टार्ट करता हूँ 17 तक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई करता हूँ। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस की कहानियाँ सुन लें, क्या? मैं नाम नहीं लूँगा। नहीं, आप बता दें कहते क्या हैं? उनके Reason of 4 rejection क्या इंटरव्यूज होता होते हैं। अच्छा, पहले एक फ़ोन पे करते हैं, फिर एक होता है, फिर एक होता है, फिर एक होता है, 3-4 इंटरव्यूज़ के बाद वो गायब हो जाते हैं बिल्कुल। नहीं बुलाते? वही बात कि आपसे रब्ता करेंगे। हाँ जी, आपसे रब्ता करेंगे, हम रब्ते का इंतज़ार करते रहते हैं। ओए होए, तो फिर अब आपको यहाँ पाकिस्तान में अपना फ्यूचर क्या नज़र आता है? पाकिस्तान में टू बी ऑनेस्ट जब मैं वापस आया था आई वॉज एक्सट्रीमली होपफुल। अब थोड़ा सा अब ये है कि नहीं यार, आई थिंक आई शुड हैव स्टेड बैक देयर। मुझे अच्छा। वहीं पे रहना चाहिए था, वापस नहीं आना चाहिए था। वापस इस वजह से आया था कि वहाँ पे जो बेचारे सेटल्ड थे ना, उन्होंने जब वो अब देखते हैं कि अच्छा यार। आपके दोस्त यार अच्छी नौकरियों पे लगे हैं? नहीं, मोस्टली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का सर जॉब के साथ मेरे ख्याल से कोई ताल्लुक नहीं है इस मुल्क में। हाँ, वो कहते हैं रक्षा चला लो, ज़्यादा वो बेहतर है। रिक्शा चला ले, वो येलो कैब आई थी, फिर ग्रीन कैब, इस तरह की चीज़ें लेकर यहाँ फिर ये कामयाब जवान आजकल PTI ने कोई शुरू किया हुआ है, वो कर्जा ले बेचारा, कोई दुकान खोल ले, वो ज़्यादा बेहतर है। कर्जा ले लें और दुकान खोलें। कर्जा ले ले, देखें 20 लाख में मेरे ख्याल से कोई छोटी सी कोई गोलियां टॉफियों की दुकान तो खुली जाती होगी। खोलिए टॉफियों की दुकान खुल जाती है। नाज़रीन, ये नौजवान है हमारे मुल्क का, ये वो नौजवान है जो बाहर से पढ़ के आया हुआ है, और आप ये देख लें कि 20,000-25,000 रुपया माहाना आमदन के लिए ये कितने चक्कर लगा रहा है और क्या क्या ठोकरें खा रहा है। अब जो लोग नौकरियों पर लगे हुए हैं वो या तो खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला उन पर मेहरबान है, या दूसरा ये कि वो इनहेरिटेड है, जैसे कि लिखा हुआ आता है ना कागज़ों में कि ये फ़लाँ गाड़ी इनहेरिटेड थी, फ़लाँ प्लॉट इनहेरिटेड था, यानी कि मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था। तो या तो वो इनहेरिटेड है, उनको वो उनकी खुशकिस्मती, या वो अल्लाह ताला से अच्छी तकदीर लिखवा के आए हुए हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो सी है वो इसी तरह इसी हाल में गुजारा कर रही है। एक और हमारे दोस्त हैं, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? मेरा नाम सैयद सिकंदर है और मैं मैस कम्युनिकेशन किया। नाम तो तुम्हारा सिकंदर है, काम सिकंदर वाले हैं कि नहीं है? जी, ये काम किस्मत भी- सिकंदर वाली लिखवा के लाए हो? पता नहीं, अभी तो ट्राई करें। अभी मैस कम्युनिकेशन किया है, मैं न्यूज़ चैनल में इंटर्नशिप कर रहा हूँ अभी तक। 7 अच्छा। महीने हो गए हैं तब से इंटर्नशिप अभी तक 7 महीनों से इंटर्नशिप कर रहे हो? मतलब डिफरेंट चैनल्स पे ना, मतलब मुफ्त करी जा रहे हो काम? जी काम करी तब क्या से। चाहते हो जिंदगी से, क्या बनना चाहते हो? मैं एंकर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैंने मैस कम्युनिकेशन किया हुआ Very है। nice। ज़रा तुम्हें क्या लगता है 1 करोड़ रुपया कितने अरसे में कमा लोगी? अब जिस तरह के हालात हैं, यानी कि जॉब नहीं मिल अम्मी रही है। अब्बू ने करोड़ रुपया कमाया? नहीं, एक्चुअली मैं खानदान में किसी ने कमाया? मैं भी करोड़पति हाँ, है वो कोई? जो मतलब कह सकते हैं जो पुराने दौर में मतलब के कारोबार नाना कर रहे थे। टाइप लोग थे, वो उन लोगों ने कमा लिया। और वो करोड़ रुपया ऐसे होगा कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली होगी और वो प्रॉपर्टी अब करोड़ों में होगी। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही हाँ, है। ये ऐसे ही होता है। तो फिर आप कितने अरसे में करोड़ रुपया कमा लेंगी? मुझे मौका मिले तो मैं कर लूंगी, कोई 2-3 साल में कमा लूंगी। 2-3 साल में कमा लोगी। नाज़रीन, अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपया माहाना हो और आप 12 लाख रुपया साल का कमाते हो, तो फिर भी कम से कम आपको 8 से 9-10 साल लगते हैं 1 करोड़ रुपया कमाने में। ये 1 लाख रुपया बड़ी हैंडसम सैलरी बता रहा हूँ मैं आपको, जो बहुत कम लोगों की है। यानी कि हमारे यहाँ 25% लोग जिनसे हैं वो सिर्फ 1 लाख रुपया कमाते हैं, बाकी सारे 80,000, 20,000, 21,000 इतने पैसे कमाते हैं। तो अगर 1 लाख रुपया आप महीना कमाते हो तो फिर भी आपको 8 से 9 साल लगते हैं 1 करोड़ रुपया बनाने में। और 1 लाख रुपया अगर आप कमाते हो, आपकी तमाम अखराजात होंगे। जब आप 1 लाख रुपया कमाएंगे और आपके बच्चे आप चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, थोड़ा इंग्लिश पढ़ लें, थोड़ा अच्छा पढ़ लें, थोड़ी दूसरी ज़ुबान सीख लें, कहीं दूसरे मुल्क में सेटल हो जाएं, कुछ ऐसा कर लें, तो आप उनकी तालीम पे भी ज़्यादा खर्च करेंगे। और आपका बच्चा अगर बीमार होगा तो आप सरकारी अस्पताल नहीं जाएंगे, क्योंकि आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो आपकी कोशिश होगी कि यार मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाऊँ। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो मेरे ख्याल से अभी जो कोरोना वायरस आया था उसमें एक दिन का बिल जो था वो 1 लाख रुपया था। बड़े सारे लोगों ने दिया, बड़े सारे लोग जो हैं वो परेशान भी हुए कि 1 लाख रुपया ले लिया, लेकिन लोगों ने दिया 1 लाख रुपया। अब यहाँ पर जो सवाल था मेरा, जो आपको बताने का मकसद था कि पढ़े लिखे नौजवान जो से हैं वो पैसे किस तरह कमा सकेंगे और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो सी ये हैं, जो मेरे भाई ने बात की, आप उसको माइक दीजिएगा। उनके लिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि भाई कर्जा ले लो। हाँ 20 लाख शायद दे रहे हैं, पता नहीं 5 थे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। अच्छा, ये आपने मेरे पता पास तो करने ये की कोशिश नहीं की अपॉर्चुनिटी कि कितने पैसे दे रहे हैं? वो भी पता नहीं किसको मिल रहे हैं किसको नहीं मिल रहे, मुझे नहीं पता। तो मैंने तो इस वजह से भी उसको, कुछ दिन पहले मुझे वालिद साहब कह रहे थे कि बेटा यही देख लो। अच्छा, फिर मैंने कहा जी चलें ये देख लेता हूँ। फिर दुकान खोलना चाहते हैं? फिर देखें जी, खाना तो पेट में बातें नहीं ना जाएंगी, बिल्कुल ठीक है। नवाला जाएगा। आपको क्या लगता है आप कितने अरसे में 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे?
मैं वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं हाँ, हूँ, होपफुल नहीं हूँ। नहीं कमा पाएंगे, मैं नहीं कमा बहुत पाऊंगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल मुझे है। ऐसा लगता है, देखिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, नाज़रीन आपसे भी शेयर कर रहा हूँ कि मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मैं अपने पैसों से जितनी मेरी सैलरी है, आपको लगता होगा बहुत लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जितनी सैलरी है उस सैलरी के अंदर मैं अगर गाड़ी भी ख़रीदना चाहूँ तो मुझे कम से कम तकरीबन 6 से 7 साल लगेंगे कि मैं 10 लाख रुपए तक की कोई गाड़ी निकाल सकूं, कि मुझे 10 लाख रुपए हो जाए और मैं गाड़ी निकाल सकूं। 10 लाख में आपको बताया था कि गाड़ी भी नहीं आती, इवन आपको अब मेहरान भी 10 लाख में भी नहीं मिलती। तो खर्चे जो उनसे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, रुपए की कीमत गिरती जा रही है, इन्फ्लेशन रेट जो उनसे है वो ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन हमारा कमाने का तरीका, हम जिस तरह पैसे कमा रहे थे या हमारा जो नौकरियां थी, कारोबार थे, वो तमाम के तमाम उसी जगह पे खड़े हैं, उसी जगह पे हम मौजूद हैं। यानी कि आपकी नौकरी अगर स्टार्ट होती है ना, किसी बंदे की, आम आदमी की जो मास्टर्स करके आता है, मैथ्स कॉम में आता है, वो 18,000 20,000 से 25,000 रुपये में स्टार्ट होती है। अब 18,000 20,000 25,000 के अंदर एक पढ़ा लिखा नौजवान अपना गुजारा कैसे करेगा, कैसे आगे सिस्टम चलाएगा, ये आपके सामने आए, आपकी और लोगों से भी बात करवाते हैं और ये सिलसिला जो उनसे है इसको जारी रखते हैं। और सोचने का अमल मत छोड़िएगा, ये सोचते रहिएगा कि 1 करोड़ रुपया कैसे कमा सकते हैं आप, क्योंकि आपके जितने भी आपकी किस्मत के फैसला करने वाले हैं वो सारे करोड़पति अरबपति हैं। मुझे लगता है 1 करोड़ रुपया कितने अरसे में कमा सकता था? 1 करोड़ तो मुश्किल है। पीटीवी में ट्राई किया? पीटीवी में सर मैंने ट्राई किया था, लेकिन मुझे यही मिला जी कि अगर आपकी सिफारिश है तो आपको मिल सकती है। नाज़रीन आपको अपना भी उनसे ना गिरेबान चाक करके दिखाएं कि हम क्या लोग हैं और हम क्या करते हैं। मेरा कैमरा मैन मेरा भाई है नवीद, इससे आपको पूछ के बताते हैं कि ये क्या सोचता है कि ये लाख रुपए कब तक कमा लेगा। क्या हाल है नवीद? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर्स कर लिए तूने? जी मुबारक हो यार। खैर क्यों मुबारक। अभी इस उम्र में क्यों पढ़ रहा है, क्या वजह बनी? मैं तो इसलिए पढ़ रहा था कि आगे फ्यूचर देखेंगे, लेकिन मीडिया का फ्यूचर अब मुझे डल होता है। मीडिया का फ्यूचर ही खराब लग रहा है? बहुत खराब। मैंने मास कम्युनिकेशन इसलिए किया था कि मैं अपना फ्यूचर ब्राइट कर लूँगा, लेकिन अब जो मुझे इसका फ्यूचर है डल लगता है। अच्छा, तुझे लगता है 1 करोड़ रुपया कितने अरसे में कमा सकता तू? 1 करोड़ तो मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। चल 10 लाख कितने अरसे में कमा लेगा? जोड़ लेगा? ये 10 लाख सेविंग की बात कर रहा हूं। 10 लाख सेविंग जो है वो तकरीबन 10 साल तो लग ही जाएंगे। 10 साल लग जाएंगे? हाँ जी। 10 लाख सेविंग कैसे करेगा? कमेटियां डालेगा, क्या करेगा? कमेटियों के जरिए ही होगी, अदर देन वैसे तो कभी भी नहीं हो सकती। वैसे कभी नहीं हो सकती। अच्छा, तूने मास्टर्स किया, क्या सोच के किया था कि अब क्या तू क्या बनेगा, क्या कर लेगा? नहीं, मैंने मास्टर इसलिए किया था कि मैं ना आगे अपनी ये प्रोफेशन जो है ना इसको चेंज करके आगे प्रोड्यूसर में या न्यूज़ एंकर्स वगैरह में ट्राई कर लूँगा, लेकिन ये आगे जो हालात चल रहे हैं मीडिया के, वो तो मुझे दूर दूर तक लग रहा है कि कहीं नहीं कुछ भी कर सकता। अच्छा, तुझे सरकारी तौर पे ऐसा लगता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं? सर जी, अभी रिसेंटली मैंने पीटीवी में ट्राई किया कभी तूने? पीटीवी में मैंने एक बार ट्राई किया था। अभी रिसेंटली मैंने पंजाब असम्बली में जॉब्स आई थी, वहाँ अप्लाई किया है CTS के ज़रिए। तो मैं इंटरव्यू दे के, मैं 4 सीट्स थी और कम से कम हम 500 लोग थे जो सिर्फ 4 सीट्स पे इंटरव्यू देने, वो CTS का इम्तिहान देने आए हुए थे। वाह वाह वाह। और पीटीवी में ट्राई किया? पीटीवी में सर मैंने ट्राई किया था, लेकिन मुझे यही मिला जी कि अगर आपकी सिफारिश है तो आपको मिल सकती है। पीटीवी नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न जो कॉरपोरेशन है वो एक सरकारी इदारा है और सरकारी इदारे के अंदर हम जैसे लोग अगर नौकरी करना चाहें ना, हमारी ख्वाहिश बड़ी होती है कि हम पीटीवी में नौकरी करें। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें रेटिंग का प्रेशर नहीं होगा, वहाँ पर हमें हमारे बॉस का प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि वो सरकारी नौकरी होगी। यूनियन हमारी वो क्या कहते हैं प्रोटेक्शन कर रही होगी, हमारी नौकरी को कोई ख़तरा नहीं होगा, हमें कोई निकाल नहीं सकेगा और हम जो उनसे यहाँ बुज़ुर्ग होके भी पीटीवी के अंदर लगेंगे। इसलिए आपको पीटीवी जो है ना सबसे बुज़ुर्ग चैनल, सबसे बुज़ुर्ग HR के साथ नज़र आता है। और वहाँ पर अभी जो फीसिस का रौला पड़ा हुआ है कि जी 100 रुपया फ़ीस कर दी गई है, वो भी हो नहीं रही, लेकिन उसको नाफिज करने की उसकी मुराद सईद साहब ने भी उसकी कैबिनेट में मुखालफत की है कि भाई ये 100 रुपया नहीं होनी चाहिए। आपको दिखाता हूँ, ज़रा जाके सुनिए कि वज़ीर आज़म साहब पीटीवी की फ़ीस के हवाले से क्या कहा करते थे। और मैं ये अपने मीडिया के हवाले से आपको बता रहा हूँ, पीटीवी की फीसिस के बारे में इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ था, ज़रा जाके सुनिए। तो आपके बिलों से हर महीने पैसा कटता है टीवी का, हर साल 10 अरब रुपया, 1000 करोड़ रुपया इनकी जेब में जाता है। कभी किसी ने पूछा कि ये 1000 करोड़ रुपए से क्या कर रहे हैं, ये पैसा किधर जाता है? इंशाल्लाह ये भी हम अदालत में जाएंगे, हम केस करेंगे, हम बताएंगे कि हमारा पैसा बताओ किधर जा रहा है। आप सबके बिलों से हर महीने 50 रुपए या 55 रुपए टीवी का टैक्स लगता है, किसी को पता ही नहीं है।
ये 10 अरब रुपया बनता है साल का। किसी को नहीं पता कि 10 अरब रुपया किधर जा रहा है। पीटीवी जो हमारे पैसे पे चलता है, आपको पता पाकिस्तानियों, हर महीने आपके बिल से पीटीवी के लिए 30 या 40 रुपया कटता है, 35 रुपया कटता है, और हर साल 10 अरब रुपया पीटीवी को आप देते हैं, हम देते हैं। तो मैं ये पीटीवी से पूछता हूं और पीटीवी का जो एमडी है उससे पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? पैसा हमारा है। पहली बार तकरीरें सुन के ख्याल आ गया कि नहीं भाई ये गलत हो गया, 100 रुपया नहीं होना चाहिए, तो उसको मौखर कर दिया गया। काबीना में मुराद सईद साहब ने बड़ी मुखालफत की है इस चीज़ की कि ये 100 रुपये क्यों, क्योंकि हम तो यही कहते रहे कि 35 रुपये भी बहुत ज़्यादा हैं और जो हर बंदे से लिए जाते हैं। आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि जो ये टीवी लाइसेंस है, टीवी जो उनसे है वो सिर्फ जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्होंने रखा हुआ। आजकल तो गरीब ने बेचारे ने छोटा मोटा टीवी रखा हुआ, तो छोटा मोटा टीवी रखा हुआ और ये बिजली के बिल में लग के आ रहा है, ना कि टीवी की फ़ीस किसी और ज़राए से ली जा रही है, बिजली के बिल में ली जा रही है, जो हर बंदे ने देनी है, चाहे टीवी हो या ना हो। एक बल्ब भी लगा होगा तो उसको ये टीवी की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो दरख्वास्त जो सी थी वो इतनी सी थी कि ज़रा लोगों के बारे में सोचें। ये वही लोग हैं जिनके बारे में आप कहा करते थे, ज़रा वो भी सुन लीजिए इसके बाद कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसे लगाने हैं मैंने और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करना है, लेकिन आपने तो सिर्फ खैरात ही देनी शुरू कर दी है। जरा जाके देखें क्या कहते थे। सारी पॉलिसीज जो बनेंगी तहरीक इंसाफ की, उसका एक मकसद होगा कि हमने लोगों को गुर्बत से कैसे निकालना है। अमीर और गरीब में फासले बढ़ते जा रहे हैं। जब आप एक माशरे में इंसाफ की हम बात करते हैं, इंसाफ का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। लोगों को आप मौका देते हैं, एक माशरे का ऐसा निजाम बनाते हैं कि नीचे से जो भी मेहनत करे वो ऊपर आ सकता है। जी वो ब्रिटिश लॉयर है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे एक फैंसी किस्म का उसका ऑफिस होगा, बड़ी लॉ फर्म होगी, वो पाउंड्स में आपको चार्ज करेंगे। ये यहाँ पर हमें ट्रेनिंग नहीं देंगे, हमें कुछ हमारे टैलेंट को चैनलाइज नहीं करेंगे। वहाँ चले जाएंगे और हमारे असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल साहब खुद कह रहे हैं कि जी हमारे पास एन इमेंस ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज। क्या है आपके पास? असल में हमारे जो इंटरनेशनल लिटिगेशन है ना, उसमें सक्सेस रेट हमारा 2% है। अच्छा। इंडिया का 60%। अच्छा। और मेजॉरिटी इंटरनेशनल लिटिगेशन में उनके अपने लॉयर्स जाते हैं। ओके। फॉरेन लॉयर्स भी हायर नहीं करते, फिर भी उनका सक्सेस रेट। फॉरेन लॉयर की क्या उसकी लेजिटिमेसी क्या होती है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? बस जी वो ब्रिटिश लॉयर है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे एक फैंसी किस्म का उसका ऑफिस होगा, बड़ी लॉ फर्म होगी, वो पाउंड्स में आपको चार्ज करेंगे। ये यहाँ पर हमें ट्रेनिंग नहीं देंगे, हमें कुछ हमारे टैलेंट को चैनलाइज नहीं करेंगे। वहाँ चले जाएंगे और हमारे असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल साहब खुद कह रहे हैं कि जी हमारे पास एन इमेंस ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज है, उसको क्यों नहीं फिल करते ये लोग? उसको क्यों नहीं फील करते? नाज़रीन, हमारे पास ना बहुत कमी है उसकी, HR की, ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी कमी है। जो इसने बात की है उस्मान ने, वो बिल्कुल ठीक है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। हम आज भी किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं, जो आपको बैठे हुए लोग नज़र आएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार इनसे कई दर्जे बेहतर, कई दर्जे डिटर्मेंट, कई दर्जे एनर्जेटिक लोग जो उनसे हैं वो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। तो ये लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, ये लोग यहाँ क्यों जमे हुए हैं? और सरकारी नौकरी, जिस तरह खान साहब ने कहा कि सरकारी नौकरी तो अय्याशी होती है, सरकारी नौकरी में कोई काम थोड़ी ना करता है। सरकारी नौकरी में लोग काम करने नहीं आते, आराम करने आते हैं, क्योंकि सबसे सिक्योर जॉब पाकिस्तान के अंदर वो सरकारी नौकरी है। यानी कि किसी की सरकारी नौकरी का मतलब ये होता है कि भाई तेरी नौकरी पक्की लगी है, वो अब स्वीपर भी लग जाएँ, वो अब माली भी लग जाएँ, वो अब ड्राइवर भी लग जाएँ, तो वो बड़ी पक्की नौकरी कहलाती है कि भाई तेरी नौकरी बड़ी पक्की है, तो सरकारी मुलाजम है और तेनू इन्ना बन्निया पैसा जो है ना, महीने की 1 तरीक को आ जाना, सरकार ने तेनू देना है, अश्योरिटी है। जबकि आप प्राइवेट किसी भी जगह पे किसी कंपनी के COO ही क्यों ना लग जाएँ, वो आपकी नौकरी जो सी होती है वो एक क्या कहते हैं ना, टर्मिनेशन लेटर की मार होती है कि आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा और कुछ भी आपके पल्ले कुछ नहीं होगा और आप इसी तरह फिरते रहेंगे। सोचने वाली बात यह है जो आपने सोचनी है आज के प्रोग्राम के बाद, कि जितने भी आपके मुशीर वज़ीर जो खान साहब ने आपके ऊपर लगाए हैं, ये आपका दर्द रखते हैं क्या? इनको ये दर्द है, इनको ये एहसास है
कि इन्होंने जो ये 1 करोड़ पे या करोड़ों की जायदादें या जो भी इनहेरिटेड इनको मिला है, वो पैसे की वैल्यू करते हैं कि इनको पता है कि ये जो इनके बहन भाई हैं, इनके जो आम वतन हैं, वो ये पैसा कितने अरसे में कमा सकेंगे, या वो कमा सकेंगे या नहीं कमा सकेंगे। या ये तो नहीं हो गया कि ये जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं ये चाहते हैं कि बस हम ऊपर आ गए हैं, इसके बाद ये रास्ता बंद कर दो जहाँ से हम ऊपर आए हैं, क्योंकि यहाँ से फिर कोई ऊपर आएगा तो हमारी जगह आएगा तो हमने उसको अपनी जगह नहीं देनी। और ये भी यही ख्याल करते हैं कि ये हमारे बच्चों को इनहेरिट होना चाहिए, ना कि किसी और के बच्चे को ये इनहेरिट हो या किसी और के बच्चे को ये जगह मिले, हमारे बच्चे को ही मिले। तो ये तमाम बातें ज़रा सोचें और ये सोचें कि आप किधर जा रहे हैं। और मुस्तकबिल का जो वादा किया गया था, जो बहुत सारे वादों की तरह दोबारा धुंधला होता हुआ नज़र आ रहा है, कि वो शर्मिंदा ताबीर तो नहीं होता नज़र आ रहा वो वादा, हाँ वो शर्मिंदा होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।